मैं ईशा शर्मा हूँ। उम्र 29 साल। 6 महीने पहले मैंने अपना घर खो दिया और जिस रात मेरा फ्लैट जला, उसी रात मेरे अपने ही माँ बाप ने मेरे लिए वो 5 शब्द कहे जो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हमारी समस्या नहीं है। और सच बताऊं, आग ने मेरे घर को नहीं, मेरी जिंदगी को जला दिया था। क्योंकि एक हफ्ते बाद जब मैंने इंश्योरेंस के लिए कॉल किया, तो कंपनी वाले ने ऐसी बात बता दी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी पॉलिसी में नॉमिनी के नाम पर मेरे माता पिता का नाम था, और वो भी 100%। और सबसे भयानक बात, उस फॉर्म पर मेरा सिग्नेचर था, जबकि मैंने वो फॉर्म कभी साइन ही नहीं किया। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आपकी जिंदगी में कभी किसी अपने ने आपको तोड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। और कमेंट में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं और वहां अभी कितने बजे हैं। अब सुनिए, उस रात क्या हुआ था। 12 फरवरी, रात के 3:17। मैं गहरी नींद में थी कि अचानक स्मोक अलार्म चीख उठा। पहले मुझे लगा सपना है, लेकिन अगले ही पल मेरी नाक में एक तीखी केमिकल जैसी गंध घुसी और गला जलने लगा। धुआं, आग। दिमाग ने समझने में 1 सेकंड लगाया और शरीर भागने लगा। मैंने बेडसाइड से फोन उठाया और नंगे पैर दौड़ पड़ी। गलियारा पूरा काला था, लेकिन नीचे कहीं से नारंगी रोशनी चमक रही थी। धुएं की दीवार जैसे मेरे सामने खड़ी थी। मैंने सीढ़ियों वाला दरवाजा इतनी जोर से धक्का दिया कि कंधा हफ्तों तक दर्द करता रहा। 4 मंजिल। हर सीढ़ी पर सांस काटती थी, हर सांस जैसे चाकू बन गई थी। मैं बाहर सड़क पर आई। 19 फरवरी की ठंडी हवा ने चेहरे पर थप्पड़ मारा। मैं सिर्फ पतले पजामे में कांप रही थी, और ऊपर चौथी मंजिल से मेरे फ्लैट की खिड़की से आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। फ्लैट 4B, मेरा घर, मेरा 7 साल का संसार। एक फायरमैन मेरे पास आया। मैडम, आप ही यहाँ रहती हैं? मैं बस सिर हिला पाई। वो एक पल रुका और फिर बोला, माफ कीजिए, अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये शब्द मुझे समझ नहीं आए। मेरे दादा दादी की फोटो, कॉलेज की डिग्री, मेरा लैपटॉप, मेरे कपड़े, मेरी बचत, मेरी यादें, सब राख। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठ गई। किसी ने मेरे कंधे पर कंबल रखा। मुझे आज तक नहीं पता कौन था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी उंगलियां फोन में वही नंबर ढूंढ रही थीं जो बचपन से सुरक्षा का मतलब था। माँ, पापा। मैंने कॉल किया। घंटी, 1, 2, 3, 8वीं घंटी, पर माँ ने उठाया। उनकी आवाज नींद में डूबी हुई थी, लेकिन उसमें चिंता नहीं थी, चिढ़ थी। ईशा, तुम्हें पता है कितने बजे हैं? मेरी आवाज टूट गई। मम्मी, आग लग गई। मेरा फ्लैट, सब जल गया। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। फोन पर एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने बस इतना कहा, अच्छा, ये तो बुरा हुआ, बुरा हुआ। जैसे मैंने कोई गिलास तोड़ दिया हो। फिर पीछे से मेरे सौतेले पिता राकेश की आवाज आई। माँ ने फोन उन्हें पकड़ा दिया। मैंने उन्हें भी सब बताया। धुआं, आग। मैं सड़क पर खड़ी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मैं रो रही थी, लेकिन उनकी आवाज पत्थर जैसी थी। ईशा, ये हमारी समस्या नहीं है। तुम अब बड़ी हो, जरा सावधान रहा करो। और फिर फोन कट गया। मैं देर तक उसी जगह बैठी रही, कान पर फोन लगाए, जैसे शायद वो वापस बोलेंगे, हम आ रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं आया। बस सायरन की आवाज, धुएं की बदबू, आन और मेरे अंदर टूटती हुई एक चीज। और उसी पल मुझे 5 दिन पहले की एक बात याद आई। माँ अचानक मेरे फ्लैट आई थी, 2 साल बाद पहली बार। बिना बताए उन्होंने हर कमरे में घूम घूम कर चीजें देखी, अलमारी खोली, सवाल पूछे, जैसे किसी चीज की लिस्ट बना रही हो। उस दिन मैं खुश थी कि माँ को मेरी याद आई, लेकिन उस रात राख के ढेर को देखते हुए मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, वो सच में क्यों आई थी? अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इंश्योरेंस ऑफिस में मुझे क्या दिखाया गया, और कैसे एक फायर ऑफिसर ने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, जिसने मेरी पूरी दुनिया उलट दी। लेकिन उससे पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सच। अगर आपको लग रहा है कि ये आग सिर्फ हादसा नहीं थी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 अभी लिखूं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। मैं उस रात के बाद कई घंटे तक बस जिंदा रही, जैसे शरीर चल रहा था आधा, लेकिन दिमाग वहीं फ्लैट 4B की राख में अटका था। सुबह होते होते मेरे अंदर रोने की ताकत भी खत्म हो गई। और तब मेरे ऑफिस के एक दोस्त जय मल्होत्रा ने मुझे बचाया। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, बस दरवाजा खोला, एक कप चाय पकड़ाई और बोला,
जब तक चाहो यहीं रहो। कभी कभी सबसे बड़े अपने खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। 3 दिन बाद मैं थोड़ा संभली, और फिर वही काम जो हर दुख के बाद करना पड़ता है, कागजी दुनिया से लड़ाई। मैंने अपने इंश्योरेंस वाले को कॉल किया। मुझे लगा वो बस फॉर्म भरवाएंगे, नंबर देंगे, 7 दिन में सर्वेयर आएगा, जैसी बातें करेंगे। लेकिन उधर से जो सवाल आया, उसने मेरे गले में जैसे बर्फ डाल दी। फोन पर एक आदमी था। नाम था गौरव। आवाज बहुत प्रोफेशनल, लेकिन उसमें अजीब सा रुकना था। मैम, एक चीज कंफर्म कर लूं, राकेश शर्मा और पूनम शर्मा आपके क्या लगते हैं? मैंने भौहें चढ़ाई। मेरे माता पिता? क्यों? उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने धीमे से कहा, मैम, आपको हमारे ब्रांच ऑफिस आना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको खुद देखने चाहिए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। फोन पर नहीं बता सकते? मैम, बेहतर होगा आप सामने आकर देखें। कॉल कटते ही मैं दीवार को घूरती रही। जय ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सच बताया। जय का चेहरा सख्त हो गया। तेरे इंश्योरेंस में तेरे माता पिता का क्या काम? मुझे नहीं पता। मैं अपने घुटने सीने से लगाकर बैठ गई। उसने नॉमिनी फॉर्म की बात की। 6 महीने पहले का। जय ने जैसे हवा में ही हिसाब लगाया। 6 महीने पहले? तभी तो तूने कहा था घर वाला झगड़ा हुआ था और तूने अलग रहना शुरू किया था। मेरे अंदर एक डर जागा, जो अब तक धुएं में दबा था। उस रात मैं सोई नहीं। मैं बार बार वही सोचती रही। माँ 2 साल बाद अचानक आई, फिर आग, फिर नॉमिनी बदल गई। ये सब एक साथ कैसे? अगली सुबह हम दोनों इंश्योरेंस ऑफिस पहुंचे। ब्रांच ऑफिस का माहौल ही अलग था। ऐसी की ठंडी हवा, रिसेप्शन पर नकली मुस्कानें, और अंदर बैठा गौरव, जिसकी आंखों में दया भी थी और असहजता भी। वो हमें एक छोटे से केबिन में ले गया, दरवाजा बंद किया और बोला, मैम, सबसे पहले आपके नुकसान के लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सीधे कहा, अफसोस बाद में। आप मुझे वो चीज दिखाइए जिसके लिए आपने बुलाया। उसने एक फाइल मेरे सामने रख दी। मैंने पन्ने पलटे। पॉलिसी, मेरा नाम, एड्रेस, कवर अमाउंट, सब ठीक। फिर आखिरी पेज आया, और वहीं मेरी सांस रुक गई। नॉमिनी पूनम शर्मा और राकेश शर्मा, 100%। नीचे मेरे सिग्नेचर, वही घुमाव, वही ढलान, बिल्कुल मेरे जैसा। लेकिन मैं जानती थी, मैंने ये कभी साइन नहीं किया। मैंने फाइल को जोर से मेज पर रख दिया। ये गलत है। मैंने ये फॉर्म कभी भरा ही नहीं, और मैंने अपने माता पिता को नॉमिनी कभी नहीं बनाया। गौरव ने बहुत धीरे से कहा, मैम, ये फॉर्म ब्रांच में आकर सबमिट हुआ था 6 महीने पहले। मेरे सिर में जैसे हथौड़ा पड़ा। ब्रांच में? मतलब कोई खुद आया था? वो बस मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैम, क्लर्क को याद है, एक महिला आई थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी के पेपर संभालती हैं, क्योंकि बेटी बहुत बिजी है। मैंने जय की तरफ देखा। जय का चेहरा पीला पड़ चुका था। कैसी महिला? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। गौरव ने कहा, मिडिल एज, डाई किए हुए बाल, और परफ्यूम बहुत तेज था। क्लर्क ने खास तौर पर नोटिस किया था। डाई किए हुए बाल, तेज परफ्यूम। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये मेरी माँ ही हो सकती थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से पूछा, इस पॉलिसी का क्लेम कितना है? गौरव ने एक लाइन बोली और मेरे लिए दुनिया बदल गई। मैम, कंटेंट कवर प्लस एड ऑन मिलाकर लगभग 1.5 लाख, और कुछ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये 1.5 लाख नहीं, 15 लाख तक जा सकता है। जय ने झट से कहा, अपा ये तो। मैंने उसकी बात काट दी। और ये क्लेम किसको मिलेगा? गौरव ने आंखें नीचे कर लीं। मैम, नॉमिनी को। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने बस एक ही शब्द सोचकर कहा, क्यों? उस वक्त मेरा फोन बजा। अनजान नंबर। मैंने उठाया। मिस ईशा शर्मा? उधर से एक गंभीर आवाज। मैं फायर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर अरविंद है। मेरे हाथ जम गए। जी, उसने कहा, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। हमें शक है कि आपकी आग हादसा नहीं थी, और मुझे ये जानना है, पिछले 1 हफ्ते में आपके फ्लैट की चाबी या एक्सेस किस किस के पास थी? मेरी सांस तेज हो गई। दिमाग में एक ही चेहरा चमका। माँ, वो 5 दिन पहले आई थी। 2 साल बाद पहली बार, बिना बताए, हर कमरे में घूमी। 3 घंटे रुकी, और फिर मेरा घर जला। मैंने बहुत मुश्किल से कहा, मेरे पास, और मेरी माँ आई थी, बस। उधर से इंस्पेक्टर अरविंद की आवाज बिल्कुल ठंडी थी।
ठीक है। एक और बात, आपकी सोसाइटी में सीसीटीवी है? मैंने कहा। हाँ, 2 महीने पहले नया लगा है। तो फिर? उसने कहा, आप कुछ मत कीजिए, किसी को आरोप मत लगाइए, बस मुझे सोसाइटी मैनेजर का नंबर भेज दीजिए। और अपने माता पिता से अभी बात मत कीजिए। कॉल कट गई। मैं वहीं कुर्सी पर बैठी रह गई। जय ने धीरे से पूछा, अब क्या? मैंने फाइल को फिर देखा। नॉमिनी, मेरा नकली सिग्नेचर और आग। मेरे अंदर डर नहीं था अब, एक साफ ठंडी समझ थी। कोई मेरे खिलाफ खेल खेल रहा था, और वो कोई बाहर का नहीं, घर का था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सीसीटीवी में क्या मिला और कैसे। मेरी माँ ने अपने ही हाथों से वो गलती कर दी जिसने उसे फंसा दिया। लेकिन उससे पहले, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो सामने से अपना और पीछे से दुश्मन है, तो कमेंट में लिखो चेहरा। और हाँ, पार्ट 3 में जो होने वाला है, वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दडे, क्योंकि अगला चैप्टर मैं यहीं से शुरू करूंगी, सीसीटीवी फुटेज से। इंस्पेक्टर अरविंद का कॉल कटते ही मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे डर ने जगह छोड़ दी हो और उसकी जगह सिर्फ एक चीज बैठ गई हो, सच। जय मुझे वहीं से सीधे मेरी सोसाइटी के मैनेजर, हेंडरसन नहीं, हमारे यहाँ के मैनेजर साहब शर्मा जी के ऑफिस ले गया। वो वही ऑफिस था जहाँ शिकायतें लिखी जाती हैं, मेंटेनेंस की रसीदें कटती हैं और सीसीटीवी का डीवीआर धूल खाता रहता है। शर्मा जी ने मुझे देखते ही कहा, अरे बिटिया, बड़ा बुरा हुआ। ये सब भगवान किसी को ना दिखाए। मैंने नम्रता छोड़ दी। शर्मा जी, मुझे 7 फरवरी की फुटेज चाहिए, पूरा दिन, चौथी मंजिल वाली। वो घबरा गए। अरे, फुटेज ऐसे नहीं, पुलिस। मैंने जय की तरफ देखा। जय ने शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, पुलिस ने ही बोला है और इंस्पेक्टर अभी कॉल करेंगे। शर्मा जी ने तुरंत डीवीआर ऑन किया। स्क्रीन पर तारीखें, टाइम स्टैम्प, कैमरा नंबर। मेरी उंगलियां अपने आप मुट्ठी बन गईं और फिर मैं अपनी माँ को स्क्रीन पर देख रही थी। 7 फरवरी, दोपहर 2:07। माँ लिफ्ट से निकली, अपने ही अंदाज में, सीधी रीढ़, तेज चाल, चेहरे पर वो बनावटी शांति, और उनके हाथ में एक बड़ा सा काला बैग था, जैसे जिम बैग या ट्रैवल बैग। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने खुद से फुसफुसाकर कहा, वो बैग। शर्मा जी ने आगे बढ़ाया। 3 घंटे, पूरे 3 घंटे। 5:12 पर माँ मेरे फ्लैट से बाहर निकली, और सबसे बड़ी बात, उनके हाथ में अब बैग नहीं था। मैंने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, रुको, बैग कहाँ गया? जय भी आगे झुका। ये तो अंदर गया, बाहर नहीं आया। हमने हर कैमरा देखा, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, पार्किंग, गेट। माँ कहीं भी उस बैग के साथ बाहर नहीं दिखी। मतलब साफ था, वो बैग मेरे घर में ही छोड़ा गया था, और 5 दिन बाद मेरा घर जल गया। ठीक उसी दिन इंस्पेक्टर अरविंद मुझे एक कॉफी शॉप में मिले। साधारण कपड़े लिए, लेकिन आंखें ऐसी जैसे झूठ को सूंघ लेती हों। उन्होंने फोन पर मेरी फुटेज देखी और बस इतना कहा, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, आपने इंश्योरेंस वाली बात बताई थी, नॉमिनी बदला गया है ना? मैंने सिर हिलाया। और सिग्नेचर नकली है। अरविंद ने कॉफी का कप नीचे रखा। मिस ईशा, मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर यह पैटर्न साफ है। पैसा भी, मौका भी और एक्सेस भी, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने खुद को मजबूत रखा। तो अब क्या? उन्होंने कहा, अब हमें वो चीज चाहिए जो कोर्ट में बोलती है, सबूत। फुटेज एक सबूत है। दूसरा, इंश्योरेंस ऑफिस वाला व्यक्ति जो पहचान सके कि फॉर्म जमा करने कौन आया था। तीसरा, और सबसे जरूरी, आपकी माँ की अगली चाल। अगली चाल, हाँ, क्योंकि मेरे घर को जलाने के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन बाद माँ ने मुझे कॉल किया। उनकी आवाज शहद जैसी मीठी। ईशा बेटा, संडे को घर आ जाओ, सब रिश्तेदार आएंगे, सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। हम बस चाहते हैं तुम ठीक हो। मैं समझ गई, ये प्यार नहीं था, ये सेटअप था। वो चाहती थी कि सबके सामने मैं टूटूं, रो, गुस्सा करूं, ताकि वो एक लाइन बोल सके, देखा, मैं कहती थी ना, बच्ची ठीक नहीं है। और फिर कोई मेरी बात कभी न माने। मैंने फोन पर ही कहा, ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगी। और कॉल कटते ही मैंने इंस्पेक्टर अरविंद को मैसेज किया, मैं जा रही हूँ। वो तुरंत बोले, टकराव मत करना, बस शांत रहना, हम भी आसपास रहेंगे। मैंने एक वकील भी रख लिया था, दिया मेहरा। ऐसी वकील जो मिठास में नहीं, कानून में विश्वास रखती थी। उन्होंने सिग्नेचर के बारे में साफ कहा, ये फर्जी है, और जिस क्लर्क ने फॉर्म लिया था, वो आपकी माँ को फोटो में पहचान सकता है।
अब मेरे पास 3 चीज़ें थीं, सीसीटीवी, गवाह पहचान, वॉइस और पुलिस की जांच। मेरे पास एक ही काम बचा था, सच को सही समय पर सही जगह पर गिराना। रविवार आया, दोपहर 2 बजे। मैं माँ के घर के बाहर कार में कुछ सेकंड बैठी रही। भीतर से आवाजें आ रही थीं, हंसी, चम्मच की खनक, रिश्तेदारों की भीड़। वही पुराना घर, वही पुरानी दीवारें, और मेरे भीतर वही पुरानी बच्ची जो कभी इस घर को सुरक्षित समझती थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गई। लिविंग रूम में लगभग पूरा कुनबा था। मौसी, मामा, चचेरे भाई बहन, पड़ोस की 2-4 आंटियां भी, और बीच में मेरी माँ, क्रीम रंग की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर दुख का नाटक। मुझे देखते ही उन्होंने सबके सामने मुझे गले लगाया, बहुत देर तक, जैसे कैमरे के लिए पोज दे रही हूं। मेरी बच्ची, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। बहुत अकेली हो गई थी। सबकी नजर मुझ पर थी। वो नजर नहीं थी, जांच थी। मैं शांत रही। मैंने देखा, मेरे सौतेले पिता राकेश एक कोने में खड़े थे, आंखें चुराते हुए, फोन बार बार देखते हुए। मां ने सबको पानी चाय पकड़ाई। फिर जैसे ही माहौल बना, उन्होंने टिश्यू निकाला और बोलना शुरू किया। मैं आप सबको बुलाकर एक बात कहना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा। ईशा ने हाल में कुछ बहुत परेशान करने वाली बातें कही हैं। मौसी ने फौरन पूछा, कैसी बातें? माँ ने लंबी सांस ली, जैसे टूट रही हूं। वो कह रही है कि मैंने आग लगवाई। कमरे में शोर। अरे नहीं, ये क्या बोल रही है? बेचारी सदमे में है। वो यही चाहती थी, और मैं जानती थी। राकेश ने धीरे से कहा, हम इसे बहुत प्यार करते हैं, पर ये ठीक नहीं है। फिर सबकी आंखें मुझ पर आ गईं, जैसे अब मेरा रोल है टूटना, चिल्लाना, रोना। मैंने बस इतना कहा, मम्मी। एक सवाल। उनकी भौहें हिलीं। क्या? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, जब आप 7 फरवरी को मेरे फ्लैट आई थीं, आप 3 घंटे तक अंदर क्या कर रही थीं? एकदम खामोशी। माँ ने हंसने की कोशिश की। क्या बकवास है, मैं तो बस। मैंने उनकी बात काटी नहीं। मैंने सिर्फ जेब से फोन निकाला, क्योंकि सीसीटीवी में टाइम स्टैम्प साफ है, 2:07 से 5:12। अब कमरे में हवा भारी हो गई। कुछ लोग उठकर स्क्रीन देखने लगे। माँ का चेहरा 1 सेकंड के लिए बदल गया। वही सेकंड जहां नकाब गिरता है। राकेश के होंठ सूख गए। मैंने दूसरा सवाल किया, और वो काला बैग? माँ ने तेजी से कहा, कौन सा बैग? ईशा, तुम। मैंने कहा, आप अंदर बैग लेकर गईं, बाहर बिना बैग के निकली। बैग कहाँ गया? मम्मी। अब उनकी आवाज का मीठापन गायब था। बस करो ये ड्रामा। तुम लोगों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। मैंने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। मैं बदनाम नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूं। उसी पल डोरबेल बजी। एक रिश्तेदार ने दरवाजा खोला और अंदर इंस्पेक्टर अरविंद आए, 2 पुलिसकर्मी उनके साथ। पूरा कमरा जम गया। माँ ने एक कदम पीछे लिया, जैसे शरीर सच से बचना चाहता हो। अरविंद ने अपना आईडी दिखाया। पूनम शर्मा। माँ की आवाज कांपी। जी? क्या बात है? अरविंद ने कहा, आपको कुछ सवालों के लिए हमारे साथ चलना होगा। आग की घटना और इंश्योरेंस फ्रॉड की जांच में आपका नाम आया है। माँ चीखी नहीं, रोई नहीं। उन्होंने तुरंत वही हथियार निकाला जो सालों से इस्तेमाल करती आई थी। ये सब झूठ है। मेरी बेटी मानसिक तनाव में है। ये मुझे फंसा रही है। और कमरे में कुछ चेहरे सच में डगमगाए, क्योंकि पुराने रिश्ते, पुरानी छवि झूठ को मजबूत बना देते हैं। लेकिन तभी अरविंद ने एक और पेपर निकाला। इंश्योरेंस ऑफिस के क्लर्क ने फोटो लाइनअप में आपको पहचाना है, और ये रही 7 फरवरी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की आधिकारिक कॉपी। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। राकेश ने अचानक बोल दिया, ये ये इसका आइडिया था। मैं तो। माँ ने उसे घूरा। चुप! वो एक शब्द नहीं था, वो उनकी हार थी। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, मैडम, आपसे अनुरोध है, सहयोग करें। और फिर पुलिस उन्हें लेकर बाहर चली गई। घर के अंदर सन्नाटा ऐसा था कि किसी की सांस भी तेज लग रही थी। जो रिश्तेदार अभी अभी मुझे बेचारी कह रहे थे, अब वही लोग अपनी नजरें नीचे कर रहे थे। मौसी की आंखों से आंसू निकले। ईशा, हमें हमें माफ कर दो। मैंने कोई भाषण नहीं दिया। मैंने बस कहा, आपने मुझे नहीं सुना, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा पागल लगता है, जब तक सबूत ना आ जाए। और मैं बाहर निकल आई।
ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी, लेकिन इस बार वो हवा डर की नहीं थी, आजादी की थी। कुछ हफ्तों में केस आगे बढ़ा। इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी का नॉमिनी वापस सही किया। दिया मेहरा ने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकाल दिया। राकेश को भी जांच में घसीटा गया, क्योंकि उसने भी सच छुपाया था। पैसे वापस आए, पर असली वापसी पैसे की नहीं थी। असली वापसी मेरी आवाज की थी, मेरी पहचान की थी, मेरे आत्मविश्वास की थी। मैंने एक नया छोटा सा घर लिया। कमरा छोटा था, लेकिन सांस बड़ी थी। मैंने अपने लिए नए नियम बनाए। कोई भी रिश्ता खून के नाम पर मेरे ऊपर हक नहीं जमाएगा। और हाँ, मैंने थेरेपी शुरू की, क्योंकि जो जख्म अपने देते हैं, वो सिर्फ मजबूत बन जाओ से नहीं भरते, वो समझ से भरते हैं, समय से भरते हैं, सही लोगों से भरते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपके साथ भी कभी किसी अपने ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की हो, चीयर्स तो कमेंट में लिखो। मैं समझता स्लैश समझती हूँ, ताकि जिसने ये झेला है उसे लगे वो अकेला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी देसी सस्पेंस वाली कहानियां लिखूं, जहां सच धीरे धीरे खुलता है और अंत में इंसाफ होता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो उस दोस्त के साथ जिसे रिश्तों में धोखा मिला है। क्योंकि याद रखो, रिश्ता वही जो आपकी आग में आपके साथ खड़ा रहे, जो आपकी राख में भी आपकी इज्जत बचाए, जो हमारी समस्या नहीं ना बोले। और अगर आप यहाँ तक रुके हो, तो आप मजबूत हो, क्योंकि हर कोई सच सुनने की हिम्मत नहीं रखता। मैं ईशा हूँ, और मैं आज भी खड़ी हूँ। आप भी खड़े रहोगे।